बात यह है कि मेरा बेसिक सवाल ये है कि अगर आपने एक 92 में फैसला किया और कम से कम 29 साल से आप वो डिसीजन नहीं ले रहे, या पीएसओ को आप प्राइवेटाइज कर दें या उसे लिस्ट से निकाल दें, या एसएनजीपीएल को प्राइवेटाइज कर दें या लिस्ट से निकाल दें। अब अगर आपके पास शेयर्स नहीं हैं तो आप फिर फ्रीज नहीं करें इन इन्वेस्टर्स के पैसों को, बल्कि जिस वक्त प्राइवेटाइज करनी हो तो आप उनसे नेगोशिएट करके उन्हें भी प्राइवेटाइजेशन में शामिल कर लें। अब उसमें होता यह है, जब प्राइवेटाइजेशन होती है तो उस सूरत में जो सेलर है उसे एक प्रीमियम मिलता है, बिकॉज 51% पे एक मैनेजमेंट प्रीमियम है जो आपको भी उसका हिस्सा मिल जाता है। तो द मोमेंट आप डिसाइड करें, वहाँ जाकर फैसला करें कि अब ये फ्रोज़न शेयर होगा और 2-4 महीने के लिए होगा, उसका इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप 29-30 साल तक एक शेयर को फ्रीज कर देते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ नो राइट बिकॉज दे हैव नॉट इन्वेस्टेड देयर। गवर्नमेंट जो है उसने फैसला किया कि आप इन्हें ख़रीदो फरोख्त नहीं करें, लेकिन एसेट मैनेजमेंट सारा काम जो उसे करना चाहिए है वो स्वयं सेल परचेज के बाकी काम तो कर रही थी। अब यह है कि इस पे फ़ी पूरी चार्ज होती रही है। एनआईटी के केस में ये था कि ऑल्दो मार्केट में 2% तक अलाउड थी, एनआईटी खुद यानी अपने फैसले उन्होंने किए कि हम 1% से ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। हम अपने बोर्ड के पास ये प्रपोज़ल लेके गए थे कि हमें इन्वेस्टर्स को जो है अननेसेसरीली टैक्स नहीं करना चाहिए। मार्केट 2% चार्ज करती रही, हम 1% करते रहे, लेकिन उसमें ये सारे फ्रोज़न शेयर्स शामिल थे। तो अगर फ्रोज़न शेयर्स को माइनस कर दें तो फिर वो 2% पे ही आ जाएगी। तो वो वॉलंटरीली टू सपोर्ट द इन्वेस्टर्स 1% से ज़्यादा चार्ज नहीं हुआ। बट हाउ अबाउट दी अदर एएमसीज, वो उसको क्या रेगुलेटर ने कभी जहमत की कि वो उनको भी कहता कि ये नेकी आप पर भी ओवर, आपको तो लेनी नहीं चाहिए फ़ीस? मेरा तो व्यू इस पे ये है। बट चलें 1% के लिए भी क्या कभी किसी रेगुलेटर ने ये जहमत गवारा की कि वो कहे दूसरी एएमसीज को कि आप फ़ीस जो है वो 1% ही ले लें जो कि एनआईटी ले रहा है? आई वुड से कि अभी भी इंडेक्स में ये शेयर शामिल हैं आज भी। अब उस सूरत में ये फ्री फ्लोट में तो आएंगे ही नहीं, बिकॉज देयर इज़ ए कंडीशन दैट यू कैन नॉट सेल इट अनलेस गवर्नमेंट गिव्स यू द परमिशन। दूसरा हिस्सा इसका ये है कि बिटवीन 1992 एंड 1996 इसमें बेशुमार ऐसे शेयर्स थे जो फ्रोज़न थे, और उनमें से काफ़ी इंडेक्स में भी शामिल थे क्योंकि ये अच्छी कंपनियां भी इसमें थी। इस लिहाज से इंडेक्स जो हैं ये इस पीरियड में क्या कहा जा सकता है कि फ्लॉड रहे हैं। इसमें अगर मैं ये कहूँ कि बहती गंगा, तो इसका कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ और कुछ लोगों को नुकसान हुआ। इसमें सिर्फ फ़ायदा नहीं हो रहा था, अगर सिर्फ फ़ायदा हो रहा होता तो हम कहते हैं बहती गंगा। उसमें है कि जो हायर रेट पे जब कभी देखें ना मार्केट फ्लक्चुएट करती है, हायर रेट पे लोग एग्ज़िट लेके चले गए। 96 में भी यही हुआ कि हायर रेट पे एग्ज़िट लेके चले गए, मार्केट नीचे आ गई। फिर ये जो है लेटर ऑफ कॉन्फिडेंस इशू है ताकि लोग जो है उस पर बहुत ज़्यादा रिडेम्पशन ना करें, उन्हें तसल्ली रहे। तो उस सूरत में ये एक बहती गंगा नहीं है, इसमें नुकसान भी हुआ, इन्वेस्टर्स को नफ़ा भी हुआ। प्राइवेटाइजेशन कमीशन में हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें हमारा ये व्यू था कि जो टाइटल है जो ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम आईसीपी टू दोज कंपनीज, they cannot acquire a better title. Given best of the best thing. In fact, I have read Pakistan Institute of Development Economics की रिपोर्ट को मैंने देखा है जिसमें KSE 100 इंडेक्स की जो मार्केट कैप है उसकी चंद फैमिलीज़ तक महदूद होने के अमल को बहुत प्यारे तरीके से
डेटा के साथ एक्सप्लेन किया गया है। मैंने पाकिस्तान से बाहर की भी बहुत ही इंडिपेंडेंट जो इंस्टीट्यूशंस और इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स को भी देखा है। इनफैक्ट पाकिस्तान के अपने जो अच्छे रिनाउंस्ड और रिलायबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी स्टडीज़ को भी देखा और परखा है। सब में एक चीज़ देखी है जिसको तारिक साहब ने भी पॉइंट आउट किया, एंड दैट इज़ इफ़ यू इन्वेस्ट फॉर 15 ईयर्स लॉसेस के चांसेस ज़ीरो होते हैं। यू वुडंट लूज़ इफ़ यू इन्वेस्ट फॉर मोर देन 15 ईयर्स एट पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट। कि अगर फ़र्ज़ करो मैं PSO की मिसाल दूं, PSO 2008 में 92 का था और PSO आई रिमेंबर इन 92 500 का था। अब ये है कि अगर कोई आदमी एग्ज़िट लेता है 500 जब था तो NAV ज़्यादा होगी, और जब वो दूसरा आदमी उस वक्त एंट्री लेता है तो वो हायर लेवल पे ले रहा है। जिसने 500 के लेवल पर एंट्री और एग्ज़िट ली है उसको एक को एडवांटेज है और एक एक्सट्रीमली डिसएडवांटेज पर है। आई वंडर कि लोगों की आंखें नहीं हैं या लोगों की आंखों में कुछ और है जिसकी वजह से वो नहीं देखना चाहते। आधे शेयर्स फ्रोज़न हैं तो इजाज़त तो है एंट्री और एग्ज़िट की, लेकिन आप चूँकि ट्रेड नहीं कर सकते तो उनके कैपिटल गेंस आपको अवेलेबल नहीं जबकि कंपेटिटर्स को होंगे। बिकॉज नहीं लगनी चाहिए क्योंकि इन्वेस्टर के पैसे हैं, ये गवर्नमेंट के पैसे हैं नहीं। अगर गवर्नमेंट के पैसे नहीं हैं तो वो ज़बरदस्ती इन्हें फ्रीज़ करके इन्वेस्टर्स को इनकमिंग और आउट गोइंग को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। ये इशू है इसमें, इन्वेस्टर को इस तरह नुकसान होता है। वो ये था कि गवर्नमेंट ने इन लोगों को, चूँकि 1996 में रिडेम्पशंस नहीं मिल रही थी, तो इन लोगों को एक लेटर ऑफ कंफर्ट इशू कर दिया था कि आपको 13 रुपये 70 पैसे पे रिडेम्पशन दे देंगे और आप रिडीम मत करें। उसका भी नुकसान हुआ कि लोग बैठे रहे और जब ये मार्केट बढ़ी तो एग्जाम उन्होंने एग्ज़िट ली। क्यों? एंड दिस एग्ज़िट वाज अराउंड 2003 कि 13.70 हो गई है, कल पता नहीं क्या होगा तो हम एग्ज़िट ले लेते हैं। तो ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में ये अलाउड नहीं है और ये इस किस्म के किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं लगनी चाहिए क्योंकि इन्वेस्टर के पैसे हैं, ये गवर्नमेंट के पैसे हैं नहीं। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन उन टाइटल्स पे थी गवर्नमेंट की तरफ से तो वो एग्रीमेंट जब किए गए वो टाइटल ट्रांसफ़र तो हुए, लेकिन उन टाइटल्स पे जितनी रेस्ट्रिक्शंस थी वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी क्योंकि बेसिकली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ये कवर्ड है कि कोई भी सेलर बायर को अपने से बेहतर टाइटल नहीं दे सकता। आप अपना जो एडवाइज़र्स हैं उनकी साथ बहुत क्लोजली काम करें, समझें कि मार्केट क्या है, उनकी एडवाइस पे चलें और कोशिश ये करें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर लें, उसमें आपको नुकसान नहीं होता। दूसरा मैं ये ज़रूर देखना चाहिए कि डिविडेंड की हिस्ट्री क्या है और डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन क्या है और उस पे आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ने क्या काम किया हुआ है उस तो तारिक साहब, पहले तो हम चाहेंगे कि आप इस इशू को एक दफ़ा फिर काइंडली हमारे नाज़रीन के लिए सम अप कर दें कि ये फ्रोज़न शेयर का मसला बुनियादी तौर पर है क्या, और इससे जुड़े जो बाकी मसाइल हैं उस पर हम फर्दर प्रोग्राम में बातचीत करते रहेंगे। मसलन इसका इंडेक्स में शुमार होना इन शेयर्स का, इस पे फ़ीस का NIT की तरफ से चार्ज किए जाना और बाकी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से चार्ज किए जाना। सो काइंडली आई रिक्वेस्ट यू टू सम दिस अप वंस अगैन। थैंक यू। मैं इसे तफसील से आगाह कर देता हूँ। देखिए, बात यह है, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, ये 1990-91 में शुरू हुआ था जब प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ। गवर्नमेंट के पास जो शेयर्स थे पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ में, उसमें 51% पूरे होते नहीं थे। तो उसका फ़ैसला ये हुआ था कि ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच वाज EOBI, स्टेट लाइफ और इस किस्म के तमाम इदारे जो हैं, उनके शेयर्स को फ्रीज़ किया गया
कि आपने नहीं मार्केट में बेचने जब तक हम इसे प्राइवेटाइजेशन में शामिल ना कर लें। अब ख़राबी क्या हुई, 1991 से लेकर 2021 तक कुछ प्राइवेटाइजेशन नहीं की और शेयर्स फ्रोज़न पड़े रहे। लेकिन ये दरमियान में एक मौका ऐसा आया था जब आपको याद होगा 1996 में NIT अपने यूनिट होल्डर्स को रिडीम नहीं कर पा रही थी। क्यों? वो कुछ शेयर्स को बेच नहीं पाती थी क्योंकि वो फ्रोज़न थे। अब ये है कि बकाया जैसे EOBI, स्टेट लाइफ वगैरह है, उनका तो और इशू है। वहाँ हर महीने पैसे आते रहते हैं और जाते बहुत कम हैं। उनके जो फंड्स हैं वो ग्रो करते जाते हैं। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो कि NIT उनमें से एक थी, ICP भी थी। ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का मसला ये होता है कि लोग एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और रिडेम्पशन भी आ रही हैं। अब ख़राबी क्या है कि अगर फ़र्ज़ करो मैं PSO की मिसाल दूं, PSO 2008 में 92 का था और PSO आई रिमेंबर इन 92 500 का था। अब ये है कि अगर कोई आदमी एग्ज़िट लेता है 500 जब था तो NAV ज़्यादा होगी, और जब वो दूसरा आदमी उस वक्त एंट्री लेता है तो वो हायर लेवल पे ले रहा है। अब उसे नुकसान ही होगा कि जब वो बेचेगा, और ये एक मेजर होल्डिंग है, इट्स स्टिल टॉप 10, वन ऑफ द टॉप 10 इन NIT, ये मेजर शेयर होल्डिंग है। अब इसका नुकसान होता है कि देखें कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में यह है कि हर रोज़ NAV निकलेगी और लोगों को उसकी एग्ज़िट और एंट्री की इजाज़त होनी चाहिए। सही। अब अगर आधे शेयर्स फ्रोज़न हैं तो इजाज़त तो है एंट्री और एग्ज़िट की, लेकिन आप चूँकि ट्रेड नहीं कर सकते तो उनके कैपिटल गेंस आपको अवेलेबल नहीं जबकि कंपेटिटर्स को होंगे। बिकॉज अगर आज की आप मिसाल लें तो म्यूचुअल फंड 100 होंगे, मुझे याद नहीं कि इक्विटी के कितने होंगे, बहरहाल काफ़ी सारे हैं। अब उसमें होगा क्या कि इनके जो मार्केट जो NAV है वो कई जगह फिक्स्ड है। आप जब नहीं बेचेंगे तो NAV कैपिटल गेन चूँकि रिसीव नहीं कर सके तो उतना आपको नुकसान हो जाएगा। अच्छा, अब उसका दूसरा हिस्सा भी मैंने एक्सप्लेन किया था, वो ये था कि गवर्नमेंट ने इन लोगों को, चूँकि 1996 में रिडेम्पशंस नहीं मिल रही थी, तो इन लोगों को एक लेटर ऑफ कंफर्ट इशू कर दिया था कि आपको 13 रुपये 70 पैसे पे रिडेम्पशन दे देंगे और आप रिडीम मत करें। उसका भी नुकसान हुआ कि लोग बैठे रहे और जब ये मार्केट बढ़ी तो एग्जाम उन्होंने एग्ज़िट ली। क्यों? एंड दिस एग्ज़िट वाज अराउंड 2003 कि 13.70 हो गई है, कल पता नहीं क्या होगा तो हम एग्ज़िट ले लेते हैं। तो ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में ये अलाउड नहीं है, और ये इस किस्म के किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं लगनी चाहिए क्योंकि इन्वेस्टर के पैसे हैं, ये गवर्नमेंट के पैसे हैं नहीं। अगर गवर्नमेंट के पैसे नहीं हैं तो वो ज़बरदस्ती इन्हें फ्रीज़ करके इन्वेस्टर्स को इनकमिंग और आउट गोइंग को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। ये इशू है, इसमें इन्वेस्टर को इस तरह नुकसान होता है। तारिक साहब, अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आम लोग समझते हैं, लोग मुझे ईमेल भेजते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हैं। आपने भी आई थिंक इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड मैनर में नहीं बताया जा सकता कि 500 रुपये वाला एक स्टॉक है, उसकी मेजर होल्डिंग है, टॉप 10 आइटम्स में से एक है जो कि इन्वेंट्री है NIT की, और वो 500 रुपये से 100 रुपये पे आ जाता है, और जो यूनिट होल्डर है उसको इजाज़त नहीं होती। यानी वो जिसने 500 के लेवल पर एंट्री और एग्ज़िट ली है उसको एक को एडवांटेज है और एक एक्सट्रीमली डिसएडवांटेज पर है। आई वंडर कि लोगों की आंखें नहीं हैं या लोगों की आंखों में कुछ और है जिसकी वजह से वो नहीं देखना चाहते। सो मैं ये चाहूँगा तारिक साहब आप बड़ा प्लेनली बताएं लोगों को और एक्सप्लेन करें कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके लिए किस हद तक ये बात मुनासिब है कि वो फ्रोज़न शेयर्स के ऊपर एसेट मैनेजमेंट की फ़ीस लें।
अब देखें, बात यह है कि इन्वेस्टर्स के पैसे इन्वेस्ट हुए हुए हैं। गवर्नमेंट जो है उसने फैसला किया कि आप इन्हें ख़रीदो फरोख्त नहीं करें, लेकिन एसेट मैनेजमेंट सारा काम जो उसे करना चाहिए है वो स्वयं सेल परचेज़ के बाकी काम तो कर रही थी। अब ये है कि इस पे फ़ी पूरी चार्ज होती रही है। एनआईटी के केस में ये था कि ऑल्दो मार्केट में 2% तक अलाउड थी, एनआईटी खुद यानी अपने फैसले उन्होंने किए कि हम 1% से ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। हम अपने बोर्ड के पास ये प्रपोज़ल लेके गए थे कि हमें इन्वेस्टर्स को जो है अननेसेसरीली टैक्स नहीं करना चाहिए। मार्केट 2% चार्ज करती रही, हम 1% करते रहे, लेकिन उसमें ये सारे फ्रोज़न शेयर्स शामिल थे। तो अगर फ्रोज़न शेयर्स को माइनस कर दें तो फिर वो 2% पे ही आ जाएगी। तो वो वॉलंटरीली टू सपोर्ट द इन्वेस्टर्स 1% से ज़्यादा चार्ज नहीं हुआ। हम ये भी देखते हैं, तारिक साहब ने बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की कि ये वॉलंटरली बेसिस पर एनआईटी ने ख़ुद जो फ़ीस है 2% से 1% पर वो उसको लेकर आए और वो कम फीस चार्ज करते थे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर यूनिट होल्डर्स। बट हाउ अबाउट दी अदर एएमसीज, वो उसको क्या रेगुलेटर ने कभी जहमत की कि वो उनको भी कहता कि ये नेकी आप पर भी आपको तो लेनी नहीं चाहिए फ़ीस? मेरा तो व्यू इस पे ये है। बट चलें 1% के लिए भी क्या कभी किसी रेगुलेटर ने ये जहमत गवारा की कि वो कहे दूसरी एएमसीज़ को कि आप फ़ीस जो है वो 1% ही ले लें जो कि एनआईटी ले रहा है? तारिक साहब, मैं चाहूँगा कि आप ये भी बताएं कि ये इशू क्या सिर्फ़ और सिर्फ एनआईटी तक महदूद है या बाकी एएमसी भी जो हैं वो इसकी जद में आती है? देखें, ये भी एक वीकनेस है। आई वुड से कि अभी भी इंडेक्स में ये शेयर शामिल हैं आज भी। अब उस सूरत में ये फ्री फ्लोट में तो आएंगे ही नहीं, बिकॉज देर इज़ ए कंडीशन दैट यू कैन नॉट सेल इट अनलेस गवर्नमेंट गिव्स यू द परमिशन। दूसरा हिस्सा इसका ये है कि बिटवीन 1992 एंड 1996 इसमें बेशुमार ऐसे शेयर्स थे जो फ्रोज़न थे और उनमें से काफ़ी इंडेक्स में भी शामिल थे, क्योंकि ये अच्छी कंपनियां भी इसमें थी। इस लिहाज से इंडेक्स जो हैं ये इस पीरियड में क्या कहा जा सकता है कि फ्लॉड रहे हैं। वो परफेक्टली जो कैपिटलाइज्ड बेस्ड पे इंडेक्स हैं वो नहीं थे। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने तारिक साहब से डिटेल डिस्कशन किया कि एनआईटी के अलावा कौन कौन सी एएमसीज़ हैं जहाँ पर ये मसाइल हैं, और गवर्नमेंट जो है इस मसले को, बहरहाल गवर्नमेंट को एक ना एक दिन तो इस मसले को हल करना है। बट गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अ स्ट्रेटजी। बट बिफोर डिस्कसिंग द फाइनल राउंड के इस मसले का एक्चुअली तारिक इकबाल ख़ान साहब के ख़्याल में इस मसले का हल क्या है, हम चाहेंगे कि तारिक साहब इसमें फ़ाइनली लोगों के साथ, नाजरीन के साथ ये बात शेयर करें कि बैक इन 90s जब आईसीपी भी होता था, एनआईटी भी होता था, और ये जो शेयर्स हैं वो उनके साथ ये कंडीशन लगी कि ये जो इसमें ओनरशिप है वो टैग रहेगी, ये शेयर्स बेच नहीं सकेंगे। तो गवर्नमेंट ने पास्ट में इन चीज़ों को कैसे हल किया, और बड़ी ऑब्वियस सी ऑब्जर्वेशन आती है जो कि टाइम एंड अगेन हंसते हुए तारिक साहब और मैं अक्सर डिस्कस करते हैं कि ये एक बहती गंगा थी, जबकि तारिक साहब इससे एग्री नहीं करते, कि वो कहते हैं कि इसमें जो है दोनों साइड से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सुनिए तारिक साहब क्या कहते हैं। देखिए, इसमें अगर मैं ये कहूँ कि बहती गंगा, तो इसका कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ और कुछ लोगों को नुकसान हुआ। इसमें सिर्फ फ़ायदा नहीं हो रहा था। अगर सिर्फ फ़ायदा हो रहा होता तो हम कहते हैं बहती गंगा। उसमें है कि जो हायर रेट पे जब कभी देखें ना, मार्केट फ्लक्चुएट करती है, हायर रेट पे लोग एग्ज़िट लेके चले गए। 96 में भी यही हुआ कि हायर रेट पे एग्ज़िट लेके चले गए, मार्केट नीचे आ गई। फिर ये जो है लेटर ऑफ कॉन्फिडेंस इशू है ताकि लोग जो है उस पर
बहुत ज़्यादा रिडेम्पशन ना करें, उन्हें तसल्ली रहे। तो उस सूरत में ये एक बहती गंगा नहीं है, इसमें नुकसान भी हुआ इन्वेस्टर्स को, नफ़ा भी हुआ। लेकिन दूसरी तरफ आईसीपी भी इसी में फंसी हुई थी। इसके अलावा उस ज़माने में कोई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम ऐसी नहीं थी। हाँ, जब हमने आईसीपी को प्राइवेटाइज़ किया तो ये एक इशू आया, जिन्होंने ख़रीद लिए थे वो फंड्स। तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन में हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें हमारा ये व्यू था कि जो टाइटल है, जो ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम आईसीपी टू दोज कंपनीज, दे कैन नॉट एक्वायर अ बेटर टाइटल। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन उन टाइटल्स पे थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो एग्रीमेंट जब किए गए, वो टाइटल ट्रांसफ़र तो हुए, लेकिन उन टाइटल्स पे जितनी रेस्ट्रिक्शंस थी वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्योंकि बेसिकली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ये कवर्ड है कि कोई भी सेलर बायर को अपने से बेहतर टाइटल नहीं दे सकता। तो बाकी भी इसमें फंसे थे। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इजाज़तें ली। एनआईटी आज तक उन्हें कई शेयर्स में इजाज़त नहीं मिल सकी और वो अभी भी फ्रोज़न है। लेकिन तारिक साहब ने टाइटल की बात की। टाइटल के लिए ये भी कहा जाता है कि देयर कैन नॉट बी एनी डिफेक्ट इन द टाइटल व्हाइल अ पर्सन और एन एंटिटी इज़ डिस्पोजिंग ऑफ और सेलिंग एनी एसेट। आखिर में हम चाहेंगे कि तारिक साहब हमारे नाज़रीन के साथ ये शेयर करें कि उनकी निगाह में इस मसले का मुस्तकिल हल क्या है। देखिए, बात यह है कि मेरा बेसिक सवाल ये है कि अगर आपने एक 92 में फ़ैसला किया और कम से कम 29 साल से आप वो डिसीजन नहीं ले रहे, या पीएसओ को आप प्राइवेटाइज कर दें या उसे लिस्ट से निकाल दें, या एसएनजीपीएल को प्राइवेटाइज कर दें या लिस्ट से निकाल दें। अब अगर आपके पास शेयर्स नहीं हैं तो आप फिर फ्रीज़ नहीं करें इन इन्वेस्टर्स के पैसों को, बल्कि जिस वक्त प्राइवेटाइज करनी हो तो आप उनसे नेगोशिएट करके उन्हें भी प्राइवेटाइजेशन में शामिल कर लें। अब उसमें होता यह है, जब प्राइवेटाइजेशन होती है तो उस सूरत में जो सेलर है उसे एक प्रीमियम मिलता है, बिकॉज 51% पे एक मैनेजमेंट प्रीमियम है जो आपको भी उसका हिस्सा मिल जाता है। तो द मोमेंट आप डिसाइड करें, वहाँ जाकर फैसला करें कि अब ये फ्रोज़न शेयर होगा और 2-4 महीने के लिए होगा, उसका इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप 29-30 साल तक एक शेयर को फ्रीज़ कर देते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ नो राइट बिकॉज दे हैव नॉट इन्वेस्टेड देयर। तारिक साहब, आखिर में हम चाहेंगे कि आप जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बेसिकली कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। देखें, बात यह है, मेरा तो पैगाम एक ही है कि आप अपना जो एडवाइज़र्स हैं उनके साथ बहुत क्लोजली काम करें, समझें कि मार्केट क्या है, उनकी एडवाइस पे चलें और कोशिश ये करें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर लें, उसमें आपको नुकसान नहीं होता। दूसरा, मैं ये ज़रूर देखना चाहिए कि डिविडेंड की हिस्ट्री क्या है और डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन क्या है और उस पर आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ने क्या काम किया हुआ है, उसकी प्रोजेक्शंस किस बेस पे हैं। और अदरवाइज़ जो है, मार्केट को इस तरह भी वॉच करना चाहिए कि इंटरनेशनली क्या इवेंट्स हो रहे हैं उस इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे, और उस इंडस्ट्री में लोकल इवेंट्स क्या हैं, उनका आने वाले वक्त में क्या असर पड़ेगा, और जिसकी भी आमदनी बढ़ने के मौके हों उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कोई ख़तरा नहीं होता। और ओवरऑल मार्केट में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है उसे नुकसान भी मैंने होते नहीं देखा। नाज़रीन, तारिक साहब हैज़ गिवन बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग। इनफैक्ट आई हैव रेड पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट को मैंने देखा है, जिसमें KSE 100 इंडेक्स की जो मार्केट कैप है उसकी चंद फैमिलीज़ तक महदूद होने के अमल को बहुत प्यारे तरीके से
डेटा के साथ एक्सप्लेन किया गया है। मैंने पाकिस्तान से बाहर की भी बहुत ही इंडिपेंडेंट जो इंस्टीट्यूशंस और इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स को भी देखा है। इनफैक्ट पाकिस्तान के अपने जो अच्छे रिनाउंस्ड और रिलायबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी स्टडीज़ को भी देखा और परखा है। सब में एक चीज़ देखी है जिसको तारिक साहब ने भी पॉइंट आउट किया, एंड दैट इज़ इफ़ यू इन्वेस्ट फॉर 15 ईयर्स लॉसेस के चांसेस ज़ीरो होते हैं। यू वुडंट लूज़ इफ़ यू इन्वेस्ट फॉर मोर देन 15 ईयर्स एट पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट।